हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। बच्चों, आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर आए हैं और 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री जो है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हम वैसे 9th और 10th के अंदर कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे पहले चैप्टर के अंदर। इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, हमें देखो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले बच्चों, केमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर जगह अवेलेबल है। जहाँ पर आप जो भी चीज़ आपको नज़र आती है, जो भी चीज़ आप टच करते हैं, जो भी चीज़ आप देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वहाँ पर जुड़ी हुई है। तो केमिस्ट्री हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइंस का। तो इसी के बारे में हम बहुत डिटेल में और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे वे में पढ़ेंगे बच्चों। बहुत सिंपल वे में केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक के नाम से ही कर लेते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है, हमारा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की। तो बच्चों मैं बता दूं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स इन द स्टडी ऑफ मैटर, विच डील्स इन द स्टडी ऑफ मैटर। ये किसकी स्टडी करती है? मैटर की स्टडी करती है एंड इट्स एप्लीकेशंस। मैटर की स्टडी करती है और उसकी एप्लीकेशंस को इन्वेंट करती है, डिस्कवर करती है और प्रोसीड करती है, आगे बढ़ाती है। कुल मिला के जो केमिस्ट्री है वो किसका खेल है? सारा मैटर का खेल है। मैटर की स्टडी करती है मेनली। अब आपको पता होगा बच्चों, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जो कि क्या करती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एंड विच हैज़ देयर ओन मास, जिनका अपना क्या होता है? एक मास होता है, जो जगह घेरती है और जिसका अपना वजन होता है, भार होता है, वो क्या होती है? मैटर होती है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें अब आपको नज़र आ रही होंगी, चाहे वो चौक हो, चाहे वो डस्टर हो, चाहे वो आप खुद स्वयं हो, बेंच हो, आपके घर में कोई भी चीज़ आप देखेंगे, उस चीज़ ने जगह घेरी होगी और उसका अपना एक मास होगा। तो इसका मतलब सारी चीज़ें जो भी आपको नज़र आ रही हैं वो सब की सब क्या हैं? वो सब की सब बच्चों मैटर हैं। और जब वो सब की सब मैटर हैं, और केमिस्ट्री किसकी स्टडी करती है? मैटर की स्टडी करती है, उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताती है। मतलब केमिस्ट्री हमारी कहीं ना कहीं सभी जगह पे जुड़ी हुई है। तो ये बच्चों हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो पहला तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है। अपनी नोटबुक आप सभी फेयर नोटबुक बना लेंगे। तो उसके बाद इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने के बाद कि केमिस्ट्री स्टडीज अबाउट द मैटर एंड इट्स एप्लीकेशन, आप इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। जो भी आपको इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री की पता है वो कर लेंगे, और अगर नहीं पता है तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन केमिस्ट्री की बच्चों आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, आप खुद अपने माइंड से लिखेंगे, सोचेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री यूज़ होती है, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स, कहाँ यूज़ होती है? आपकी पेंट इंडस्ट्री में। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जो पेंट्स होते हैं, जितने भी हमारी पेंट होते हैं घरों के अंदर, वाइट वॉश होता है, पुट्टी होती है, सब कुछ सबके सब क्या है? वो केमिस्ट्री का रोल है सारा का सारा वहाँ पर। दूसरा अगर हम देखें, जो बहुत ज़्यादा यूज़ है जहाँ पर केमिस्ट्री का, मेडिसिन जितनी भी होती हैं, फार्मा इंडस्ट्री जो भी है, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज़ हैं हमारी, जो दवाइयाँ बनाती हैं, वहाँ पर सारी की सारी क्या यूज़ होती है? केमिस्ट्री का यूज़ होता है हमारा। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल्स जितने भी हमारे होते हैं, जहाँ वो सारा का सारा क्या होता है बच्चों? वहाँ पर केमिस्ट्री का यूज़ होता है हमारा। पॉलीमर्स हैं हमारे, पॉलीमर्स का मतलब जितने भी प्लास्टिक है हमारा, जितने भी हमारे टायर्स हैं हमारे, जितनी भी रबर्स हैं हमारी, जितनी भी ऑप्टिकल वायर्स हैं हमारी, सब की सब क्या है बच्चों? सब जगह केमिस्ट्री यूज़ हो रही है हमारी। एसिड्स, डाई, पॉलीमर, मेटल, सब के सब क्या है बच्चों? केमिस्ट्री है हमारी। तो ये सारी की सारी केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस है। ऐसा मुझे नज़र नहीं आता बच्चों कोई भी चीज़ जहाँ पर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन ना हो। तो केमिस्ट्री एक बहुत वाइड और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बच्चों आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री लिखेंगे, अपनी सोच के, अपने आप खुद लिखेंगे
या फिर आप कहीं से डिस्कवर करेंगे, नेट से देखेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ इस बुक से अलग कुछ लिखेंगे केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, मैटर होता है और उसकी स्टडी होती है। तो इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना है, मैटर के बारे में पढ़ना है। अब आपको पता होगा बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ी है। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस जो 3 स्टेट होती हैं इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस ये है बच्चों, सॉलिड्स हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये हमारा आप देख सकते हैं सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे कि बच्चों आप देखें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या है। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब ये है बच्चों, जैसे कि आप मान लीजिए आपके सामने रखा हुआ है कोई चौक रखा है या फिर कोई डस्टर रखा है। डस्टर हमारा सॉलिड है, जैसा डस्टर का वॉल्यूम आज उसने घेरा हुआ है कल भी उतना ही घेरेगा। कोई चेयर है, जो चेयर ने वॉल्यूम आज घेरा हुआ है कल भी उतना ही वॉल्यूम घेरेगी, और जितना जैसी शेप उसकी आज है कल भी आपको वैसे ही मिलेगी अगर आप उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करते हैं फोर्स लगा के। तो इसका मतलब सॉलिड जो होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। लेकिन बच्चों जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट नॉट द डेफिनेट शेप, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर आप एक गिलास पानी को एक गिलास कटोरी में एक कटोरी में डालेंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। पहले वो ग्लास की शेप लग रही थी, फिर वो कटोरी की शेप ले लेगा पानी, लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जितना पानी ग्लास में था उतना ही कटोरे में रहेगा। तो ये बच्चों डिफरेंस है। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती है। उसके बाद तीसरी चीज़ है बच्चों गैस। जो गैस होती है आपको बता दूं, ना तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही उसकी शेप डेफिनेट होती है। गैस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉर डेफिनेट शेप। ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है। अगर आप कहीं पर भी कोई गैस जैसे CO2 गैस है या फिर कोई परफ्यूम हम रिलीज कर देते हैं, परफ्यूम में गैस होती है, तो क्या होता है वो ना तो उसका कोई वॉल्यूम है, वो कहीं तक भी फैल जाती है, बहुत दूर दूर तक उसकी खुशबू आ रही होती है। इसका मतलब उसका वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है और शेप भी कोई फिक्स नहीं है, वो किसी भी शेप लेकर इसी भी प्रकार से गैस उड़ सकती है। ठीक है बच्चों। तो गैस का ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना ही शेप डेफिनेट होती है। तो ये आपको पता है बच्चों। दूसरी चीज़ एक और बता दूं मैं, जो बच्चों सॉलिड्स हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लिक्विड के बीच में थोड़ी सी कम होती है और गैस के बीच में बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर होती है। तो ये चीज़ लिख लेंगे बच्चों आप, स्टेट्स ऑफ मैटर लिख देंगे कि 3 चीज़ें होती हैं, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद तीनों की डेफिनेशन कि सॉलिड क्या होते हैं, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती, और गैस का ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही शेप डेफिनेट होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेज होती हैं बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, इसलिए वो कॉन्क्रीट की तरह होता है, हार्ड होता है, क्योंकि फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, थोड़ी कमजोर होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, इसलिए थोड़ा सा वो सॉफ्ट होता है। और गैस के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी फोर्स नहीं होती बच्चों, इसलिए एक पार्टिकल यहाँ पर है तो दूसरा पार्टिकल पता नहीं कहाँ होगा, इसलिए गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो ये हमें डिफरेंस लिख देने हैं बच्चों। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे, और मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये वाला फ्लो चार्ट बना लेंगे। मैटर को डिवाइड करा इन्होंने मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा पार्ट डिवाइड करा प्योर सब्सटेंस में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो ये बच्चों आप फ्लो चार्ट बना लेंगे इसका मैटर का। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों इसमें क्या डिफरेंस है मैटर और मैटर में। पहले हम करते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट्स हो या एक ही तरह के एटम्स हो। प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव वन टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर केवल एक ही तरह के एलिमेंट हो, केवल एक ही तरह के तत्व हो। मेरी बात सुने और उसी को ऐसे ही लिखें जैसे मैं बोल रहा हूँ अपनी फेयर नोटबुक में। प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, जिनके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट हो, एक ही तरह के तत्व हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एलिमेंट और कंपाउंड।
एलिमेंट जिसको हिंदी में तत्व बोलते हैं और कंपाउंड जिसको हिंदी में यौगिक बोलते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट्स आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच हैव सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह के एटम हो। जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केवल अंदर कौन से होंगे? केवल H एटम होंगे। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम के, तो सोडियम के अंदर खाली क्या होंगे? Na एलिमेंट होंगे, Na के हमारे एटम्स होंगे। अगर मैं बात करता हूँ पोटाशियम, तो पोटाशियम के अंदर खाली किसके एटम्स होंगे? K के एटम्स होंगे। तो इसका मतलब एलिमेंट्स वो होते हैं, एलिमेंट्स आर दो स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसके अंदर केवल एक प्रकार के एटम हो। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर H है, लिथियम के अंदर Li है। अगर मैं लिख देता हूँ मान लो Na2O लिख देता हूँ, तो बच्चों ये हमारा एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है एलिमेंट? क्योंकि इसमें दो तरह के एटम्स आ गए, एक तो सोडियम आ गया और एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? केवल वन काइंड ऑफ एटम, एक तरह के एटम होते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर एक तरह के एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट के अंदर केवल एक तरह के एटम होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड, कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनते हैं इन डेफिनेट रेशो। ये बहुत काम की चीज़ है बच्चों। इसमें किसमें होने चाहिए? वो डेफिनेट रेशो होना चाहिए उनका, डेफिनेट रेशो बाय वेट। ये सबसे काम की चीज़ है इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ। कंपाउंड्स क्या होते हैं? बहुत काम की डेफिनेशन है बच्चों ये 11th के अंदर केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कंपाउंड्स और मिक्सचर। कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, लेकिन वो किस रेशो में हो? फिक्स रेशो में हो, डेफिनेट रेशो में हो, बाय वेट, मतलब वजन के अनुसार, भार के अनुसार उनका रेशो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, H2O है। अगर हम एग्जांपल देखें H2O, तो H2O के अंदर अगर मैं देखूं बच्चों, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 1 × 2 कितना हो गया? 2 हो गया। उसके बाद रेशो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 2:16, 2 से ये कर गया 1 पे 1:8 आ गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? 1:8 आएगा। फिक्स रेशो आएगा 1:8। इसका मतलब ये है बच्चों H2O कहीं का भी हो, चाहे वो मेरे घर का है या आपके घर का है, आपके स्कूल का है या किसी और स्कूल का है, इंडिया का है या पाकिस्तान का है, अमेरिका, कहीं का भी H2O हो, अगर उसके अंदर वो क्योंकि वो कंपाउंड है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो कितना होगा? 1:8 ही होगा, बिल्कुल 1:8 होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स का रेशो बाय वेट, वजन के अनुसार, वेट के अनुसार क्या हो? फिक्स हो। वो क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड्स होते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CO2 भी कंपाउंड है क्योंकि कार्बन का वेट होता है 12, रेशो ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों? 16, और ये 2 हैं, तो 16 2 32। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 ये 3 पे चला गया, ये 3 पर चला गया और ये 8 पे चला गया, 3:8। तो क्योंकि हमारा ये कंपाउंड है तो 3:8 कार्बन डाइऑक्साइड का जो कहीं पर भी, कहीं के भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स होगा 3:8। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस है हमारा एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स बना लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में डिफरेंस है। मैंने बताया कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द 2 और मोर एलिमेंट्स विच हैव दैट फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। इनका फिक्स्ड रेशियो होता है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? कंपाउंड मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर सब्सटेंस, बट नॉट इन द फिक्स्ड रेशियो। लेकिन ये फिक्स रेशियो में नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों, कंपाउंड में और मिक्सचर में। ये तो हमारा फिक्स्ड रेशियो में होता है, लेकिन मिक्सचर हमारा फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ बच्चों, मिक्सचर हमारी सैंड होती है। सैंड में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ना जाने कितने तरह के एलिमेंट होते हैं और कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, कितने तरह के सब्सटेंस होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन उनकी मात्रा फिक्स नहीं है, तो वो क्या है बच्चों? मिक्सचर होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, तो मिक्सचर के बाद अगर हम दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक तो होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर का एक एग्जांपल और है बच्चों, आप घरों में सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, आलू,
अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें मिर्च भी डलेगी, नमक भी डलेगा, पानी भी डलेगा, लेकिन फिक्स नहीं है। आप कभी भी नमक ज़्यादा डाल सकते हैं, कभी भी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं, तो फिक्स नहीं है। तो क्या हो गया, वो मिक्सचर हो गया। और जिसमें फिक्स होगा वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस है। उसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है, दिस दैट मिक्सचर विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा हो, जो बिल्कुल एक जैसा नज़र आता हो, जिसका विच इज़ यूनिफॉर्म कैसा हो बच्चों, UNIFORM, विच इज़ यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक जैसा हो, वो होमोजीनियस होता है। और जो एक जैसा ना हो वो हेट्रोजीनियस होता है। जो एक जैसा ना हो बच्चों वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। जैसे कि विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो एक जैसा ना हो वो हेट्रोजीनियस होता है, विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा बच्चों। होमोजीनियस एग्जाम्पल, मिक्सचर का एग्जाम्पल हमारा है, जैसे कि आप नमक और पानी का घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, चीनी और पानी का बना लें, या नमक और पानी का बना लें। तो नमक और पानी का घोल, आपने नमक डाला और पानी डाला, नमक और पानी का घोल बनने के बाद वो बिल्कुल एक जैसा नज़र आता है। आपको ऐसा नहीं है कि नमक अलग नज़र आता हो और पानी अलग नज़र आता हो, जैसे कि पहले नज़र आ रहा था सॉल्यूशन बनाने से पहले। तो वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है, विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। लेकिन हेट्रोजीनियस विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसका एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस वाटर। ऑयल और वाटर को अगर आप मिलाते हैं बच्चों, तो आपको पता है ऑयल और वाटर दोनों कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, ऑयल अलग नज़र आएगा, वाटर अलग नज़र आएगा। तो ये कैसा मिक्सचर होगा बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो ये हमने बच्चों आपको पढ़ाया आज के लिए। आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद बच्चों इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको कैसा लगा एक बार बताइएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।